प्रेसिडेंट वाला जो पार्ट था उसमें जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ लिखा है यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मैंने ये वाले पार्ट्स पढ़ा दिए थे और पूछा अभी मैंने, तो किसी ने ये नहीं बताया कि किसी को किसी प्रकार का डाउट है, विच आई एम हाफ हैप्पी विथ। और इसके बाद मुझे यहाँ से पढ़ाना है, राइट। ऐसा है जैसे मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, और कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। जैसे स्टार्ट ही एग्जीक्यूटिव पावर्स से पढ़ना कर रहे हैं। आई एम अज्यूमिंग कि प्रेसिडेंट क्या होता है, कैसे उनका इलेक्शन होता है, क्या प्रपोजर्स लगते हैं, क्या वैकेंसी होता है, कैसे इम्पीच होता है, ये सारी चीज़ें हमको टू सम एक्सटेंट समझ आई थी। तो अब प्रेसिडेंट अपनी जगह सही है। एग्जीक्यूटिव पावर्स, जैसे जो प्रेसिडेंट के पेज पे यूनिट के स्टार्ट में ना ऐसा डायग्रामेटिक फॉर्म दिया हुआ है, जैसे ये लिखा प्रेसिडेंट, फिर क्या लिखा है वाइस प्रेसिडेंट। चैप्टर के स्टार्ट में दैट यूनियन एग्जीक्यूटिव करके वाइस प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर, फिर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर अच्छा ठीक है कैबिनेट कमिटी, फिर मैं पूछ रहा हूं प्रेसिडेंट का जो चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है चैप्टर के स्टार्ट में? थैंक यू। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ, सही है। इसको लेकर क्या लिखा है, ये क्या है हिंदुस्तान में, या पूरा, थैंक यू, नहीं लिखा है कि ये एग्जीक्यूटिव है, सही है। अब जैसे ना आज जो पढ़ाना है उसके हिसाब से मुझे कुछ और भी ऐड करना है। जैसे गाइज मैं ये लिख रहा हूं प्लस ऑफिसर्स, सही है। फिर मैं आपको किताब में कुछ चेक करने के लिए भी कहूँगा, तो यहाँ पर ऑफिसर्स लिखा है। आप लक्ष्मीकांत का इंडेक्स खोलिएगा, इंडेक्स, और मेरी पहले बात सुनिएगा। इंडेक्स में आप पार्ट 7 खोलिएगा, पार्ट 7। कोई ऐसा डेस्क है जिस पे 2 कॉपी हो? एक दे दो ना पीछे। कोई ऐसा डेस्क है जिस पे कॉपी ही नहीं है? एक आपका और एक आपका डेस्क है ना। एक काम करो रिया, या आप इधर आ जाइए, 3 लोग साथ में। सही है, ये पीछे दे दो, आप दोनों आगे आ जाइए। रेफरेंस के लिए ही चाहिए होगा। इन अ डे और 2 we'll sort things out. सुने, जैसे एक के बाद आपको पार्ट दिख रहा होगा। पार्ट 7 में क्या लिखा है? पार्ट 7 में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लिखा है। बोर्ड पे प्लीज मेरे साथ। मैं क्या बोल रहा हूं, ऑफिसर्स में यहां पर 2 पार्ट लिख रहा हूं मैं। एक है पार्ट 7 और उसमें लिख रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, सही है। और एक है पार्ट 8 में क्या लिखा है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, सही है। आई एम जस्ट सेइंग इफ यू कैन रीड आउट द नेम्स ऑफ the constitutional body, only the names. The first is the Election Commission, yes. UPSC, yes. State Public Service Commission, Finance Commission, GST Council, National Commission for Scheduled Caste, Scheduled Tribe, for BCs, Backward Caste, Special Linguistic Officer, CAG, Attorney General of India, Advocate General of the State, है ना, ये नाम लिखे हैं।
तो टोटल कितने हुए? टोटल कितने हैं? 11। मैं भी बोर्ड पे इधर लिख 11 है। 12 कैसे है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शंस नाम का भी कोई बॉडी है? हमारे हिसाब से तो नहीं है। कितने आए? 12 हो रहे हैं। ठीक है, 12। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में क्या क्या नाम है? नीति आयोग, SHR मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, करते करते बहुत सारे हैं। मैं उन नंबर्स में फिलहाल जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, बट नंबर्स डिसेंट है। सही है, सिर्फ कह रहा हूं अगर यहां एग्जीक्यूटिव लिखा है तो आपके और मेरे हिसाब से ये एग्जीक्यूटिव का काम भी तो उस कानून के अमल करने का है ना। सही है। अब ये बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि ना प्रेसिडेंट को इनमें से कोई कोई बॉडी का चयन करना पड़ता है, कोई कोई बॉडी का साथ देना पड़ता है, कोई कोई बॉडी को एग्जीक्यूटिव हेड होने के नाते साथ में लेके चलना पड़ता है। कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस, जैसे अभी कोई बच्चा बोल रहा था, तो आई एम जस्ट राइटिंग, जैसे प्रेजेंट इज द डैश ऑफ दिस कंट्री, फर्स्ट सिटीजन, उसके अलावा हाँ हेड he or she is the head of the state. So I have a question. अगर मुझे पीएम के सामने ही ऐसा कुछ लिखना हो तो क्या लिखूं? मैंने कहा कि हेड ऑफ द के बाद क्या लिखूं? पूछ रहा हूं। ओके, होल्ड। The Prime Minister is the head of the government, whereas the President is said to be the head of the state. क्यों? क्योंकि सरकारें आती जाती रहेंगी। एक राष्ट्रपति के 5 साल के कार्यकाल में 500 सरकारें बदले तो सरकार गिरेगी ना, राष्ट्रपति थोड़ी जाएगा, प्रधानमंत्री जाएगा ऑन पेपर। तो इसीलिए इस देश दुनिया में जितने भी कार्य हिंदुस्तान करता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, सब राष्ट्रपति का थप्पा लगाकर करता है। क्योंकि इंडिया का हेड, जैसे स्टेट का दूसरा नाम क्या लिखो यहां पे? जैसे ये है, अगर हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा होता तो ये, इसीलिए प्रधानमंत्री सरकार के हेड है और राष्ट्रपति देश के। अभी आ रहा हूं उस बात पे कि ये बात क्यों कर रहे हैं। जैसे जब फर्स्ट पेज प्रेसिडेंट का था, तो इसीलिए यहां पर लिखा था दैट द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। तो ये तो खाली यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ लिखा था, तो फिर ये कैसे समझ आया कि ये हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? आपको एक सेकेंड के लिए प्राइम मिनिस्टर वाला चैप्टर खोलना पड़ेगा। प्रेसिडेंट के बाद अगला वाइस प्रेसिडेंट और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर वाला चैप्टर है कि पहले 4 लाइन की जरूरत है मुझे, कि पहले 4 लाइन की जरूरत है मुझे। प्राइम मिनिस्टर वाला चैप्टर दिख रहा है? उसके पहले 4-5 लाइन। आई होप यू आर विथ मी। ओके, प्राइम मिनिस्टर वाले चैप्टर में लिखा है इन द स्कीम ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन द, प्लीज मार्क, द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल। तो फिर अगर मुझे वो वाली स्लाइड में कुछ लिखना होगा तब मैं वहां पर नॉमिनल अथॉरिटी और रियल अथॉरिटी लिख दूंगा। और इसके बाद वाला जो पार्ट है वो मैंने अभी आपसे बात किया, दैट द प्रेसिडेंट इज सेड टू बी द, प्लीज रीड, द प्रेसिडेंट इज सेड टू बी द हेड ऑफ द स्टेट, but prime minister is the
हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और थोड़ी देर बाद मैं ये समझा दूंगा। तो अगर मुझे इन वाले पेजेस में, जो मैं अभी आपसे जिन पेजेस पे मैं लिख रहा था कुछ भी, इस वाले पेज में अगर मेरे को लिखना पड़ा तो फिर मैं यहां और क्या लिखूं? लिखा क्या है? ही इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव। जैसे एग्जाम में जब क्वेश्चंस बनते हैं तो यही सब सेंटेंसेस उसमें लिखे होते हैं, तो अपने को लगता है कि ये रियल एग्जीक्यूटिव है या ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। दोनों बातों में कार्यरत के हिसाब से फर्क है। जैसे अगर क्वेश्चन हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट पे, तो हेड ऑफ द स्टेट एक राष्ट्रपति हमेशा रहेगा। कहने का मतलब उन्हीं के कार्यकारिणी में सारे काम होंगे। जैसे जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार किसी ज़माने में, अगर आपको याद हो तो, बहुत कम दिनों के लिए एक बार बनी थी। कितने? 13 दिन की सरकार थी, बराबर है। सरकार गिर गई थी तो राष्ट्रपति थोड़े चले गए, सरकार गिर गई थी। तब का एक बहुत फेमस उनका कहा हुआ स्टेटमेंट है, जो आज रील की दुनिया में सबसे टॉप रील में आता है। तब उन्होंने कहा था कि सरकारें आती जाती रहेंगी, ये वो ऐसा, लेकिन एक दिन आएगा जब कमल खिलेगा एंड ऑल दैट। एंड सिंस 2014 टिल 2025 इफ़ वी सी, तो वो उनका जो स्टेटमेंट है वो बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट का हिस्सा है। तो एक राष्ट्रपति के कार्यकाल में कितनी भी सरकारें गिर और बन सकती है, उससे किसी को क्या लेना देना। प्रधानमंत्री उस वक्त सरकार का हेड होता है और देश जो चलता है वो राष्ट्रपति के थप्पे के हिसाब से चलता है। जैसे ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, इसका मतलब यही है कि नाम का ये रियल है, तो इसीलिए चलाता ये है तो गिरेगा भी यही। हेलो, चलाता ये है तो गिरेगा भी यही, रियल एग्जीक्यूटिव। फिर ये पहली बात। अब वापस से प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में एग्जीक्यूटिव पावर्स पे आते हैं। ये बात क्यों कर रहे हो सर? वो इस वजह से, जैसे लिखा है पहला वाला देखिए प्लीज, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। हर भी लिखना चाहिए था। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो तो प्रेसिडेंट के नाम पर लिया जाएंगे ना, क्योंकि वो हेड ऑफ स्टेट है, पहला। दूसरा, वो रूल्स बनाते हैं कि किस तरह कैसे अपना ये शहर देश वगैरह चलेगा। वो रूल्स बनाते हैं कि कैसे केंद्र सरकार में किस तरीके से काम चलेगा। अब ये वाला मेरे एग्जाम के लिए सबसे काम का दोस्त, ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, दैट इज फाइन। और ये प्रीलिम में मुझसे भी एक बार गलती हुई है। द प्राइम मिनिस्टर विल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। किसी को क्लास के बाहर बोल दो तो मानेंगे नहीं। आपका वैसे भी वो वाला एरा है जब आप ये कभी नहीं मानेंगे, बराबर। तो पता है इसका हिंदी में मतलब क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री को उसी वक्त निकाल सकता है। और ये सच है, और ये सच है। और ये कैसे सच है? क्योंकि प्रोसीजर दिमाग में उतारते हैं। लोकसभा का इलेक्शन हुआ, लोकसभा के इलेक्शन के बाद ऐसा हो सकता है कि जिसके पास बहुमत नहीं हो वो भी दौड़ता दौड़ता आए और राष्ट्रपति को ले, मैं सरकार बनाऊंगा, मैं सरकार बनाऊंगा। ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति बोले कि ठीक है फिर आओ शपथ ग्रहण करो। वो फटाफट शपथ ग्रहण करा के घर चला जाएगा कि यस मैं पीएम बन गया। फिर ऑपोजिशन वाले आकर बोलेंगे ओ सर, ओ मैडम, इनकी बहुमत नहीं है, दे डोंट हैव दैट मैजिक फिगर ऑफ 273। तब फिर ये चर्चा होती है। फिर क्या करना पड़ेगा? तब सदन में आपको वोट के थ्रू अपना बहुमत बताना पड़ता है। इन इंग्लिश, in the parliament, then you will have to prove your official majority. In that case, if you are not able to prove your majority, then the government falls. Ironically, anybody can again run to the president and say, ab mera. So then the president has to allot that person as the official majority और उनको शपथ ग्रहण करानी पड़ती है। जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार गिरी थी तो उसमें यही केस हो गया था कि उन्होंने शपथ ग्रहण करके प्रधानमंत्री का पद ले लिया था, पर उसके बाद ये चर्चा हुई कि शायद इनकी बहुमत नहीं है। और तब जब सदन में वोटिंग हुआ था तो फिर सरकार गिर गई थी। तो 13 दिन के अंदर, उनके शपथ ग्रहण के
13 दिन में वोटिंग हुआ था, तो इसीलिए कहते कि 13 दिन तक अटल बिहारी की सरकार थी। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हाँ, एंड आई प्रॉमिस जब प्राइम मिनिस्टर पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर पढ़ाया नहीं है गाइस, तो यहाँ पर आपको और मुझे दोनों को चैलेंजेस आएंगे। प्रेसिडेंट अपने खुद के मन से डिसॉल्व कर सकता है पार्लियामेंट का, फिर कैबिनेट कमेटी की उससे क्या बोलते हैं उसको, रिकमेंडेशन से। अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये थोड़ा मेरे लिए अहेड ऑफ टाइम है। प्रेसिडेंट के चैप्टर में लास्ट में 3 सेंटेंसेस लिखे एक हेड के नीचे, जिसको सिचुएशनल डिस्क्रिशन कहते हैं। एक प्रेसिडेंट को 3 सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, उसमें से 2 की चर्चा आपने की है। अलाउ मी सम टाइम, आई विल रीच दैट प्लेस। एंड पीपल हु आर न्यू टू दिस सब्जेक्ट, आप रुकिए, हम करते हैं धीरे धीरे। सही है? सो ही और शी इज एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ये वाला देखो, ही अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल, डिटरमाइंस रेम्यूनरेशन। सही है? और सबसे जोरदार, ये भी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट में ऑफिस होल्ड करते हैं। आज अटॉर्नी जनरल को बुलाया, हाँ भाई तुम्हारी पगार 2 लाख। जी सर थैंक यू, एक काम करो कल से मत आना। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है भाई। पता है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल है ना, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, ऑल द 3 आर एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अभी बनाया था ना एक चार्ट, दे आर ऑल एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके अलावा प्रीलिम्स में पास होने के लिए कुछ देख लेते हैं, प्रीलिम्स में पास होने के लिए कुछ देख लेते हैं, ध्यान से। ही अपॉइंट्स द कैग, मार्कर चेंज करता हूं और लिखता हूं कैग, मतलब एक बॉडी आई कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट 7 में से। ही अपॉइंट्स द कैग, आज तो पढ़ा ही नहीं सकते कैग क्या होता है। ही अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, तो ये 2 हो गया बोर्ड पे। ही अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द यूपीएससी, तो ये 3 हो गया। अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ ऑल द स्टेट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है क्या? हेलो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है क्या? नहीं। ही और शी विल अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट, जिनका थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है। जैसे प्रेसिडेंट ने गवर्नर अपॉइंट किया, जैसे एग्जाम्पल द्रौपदी मुर्मू जी ने आचार्य देवव्रत को फ़ोन करके बोला, हाँ जी सर कल सुबह से गुजरात गवर्नर, डन, थैंक यू। ही रीचेज द नेक्स्ट डे टू गुजरात एज द गवर्नर ऑफ गुजरात, एंड द रिमूवल ऑफ द गवर्नर ऑफ गुजरात इज इन द सेम मैनर। हेलो, हाँ आचार्य देवव्रत आज से गवर्नर नहीं है आप। जी मैम। ऐसा होता है। जब गवर्नर का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। हम कैसी मजबूरी में फंस गए अभी कि जानते भी हैं कि गवर्नर कौन है, पर चैप्टर पढ़ाया हुआ ही नहीं है, तो ये जानते ही नहीं कि पूरी तरह गवर्नर क्या है। उधार रखना पड़ेगा पर करा दूंगा। फ्लोचार्ट के हिसाब से आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट, और यहाँ लिखा है चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। कितना हुआ? 4 हुआ। क्लेश कहाँ है? आपके में कितनी बॉडीज लिखी हुई है? आओ इंडेक्स पे, नाम लेने पड़ेंगे ना। अब नाम लेकर बात करते हैं। पहला बॉडी, हाँ इलेक्शन कमीशन है, ओके। सेकंड है, थर्ड है क्या? हाँ नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा। स्टेट कमीशन, स्टेट पीएससी, जीपीएससी के चेयरमैन लिखा है गाइस बोर्ड पे, चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी एंड द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी। एसपी मतलब जीपीएससी लिखा है। जीपीएससी के चेयरमैन अभी कौन है? हसमुख पटेल इज अ रिटायर्ड आईपीएस। हसमुख पटेल साहब को द्रौपदी मुर्मू ने अपॉइंट नहीं किया है। तो पता है हम हमारे नोट मेकिंग में क्या करते हैं? फ्लो में मैं ही प्रीलिम के टेस्ट सीरीज में पूछता हूं दैट द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स यूपीएससी, पहले लिखता हूं इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर लिखता हूं इलेक्शन कमिश्नर्स,
फिर लिखता हूँ यूपीएससी चेयरमैन, फिर लिखता हूँ यूपीएससी मेंबर, फिर लिखता हूँ जीपीएससी चेयरमैन, फिर लिखता हूँ जीपीएससी मेंबर, ऑल। अब सर फ्लो में सब बराबर ही तो जा रहा था, कहाँ है भाई? पूछ रहा हूँ जिनका थोड़ा पढ़ा हुआ है। तो फिर जीपीएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करते हैं? गवर्नर। हमको मार्क करना पड़ेगा। अगला नाम क्या है इंडेक्स में? है अगला, फिर अगला, अब होल्ड। नेशनल कमीशन फॉर एस, जैसे 3 है, एससी, एसटी, ओबीसी। He can appoint a commission to investigate into the condition of the, तो ये तीनों अलाउड है। हेलो हेलो, तो जो हमारी नंबरिंग चल रही थी, अगर ये 4 है, थैंक यू, फिर स्पेशल ऑफिसर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है फिलहाल तो नहीं है। फिर कैग है, फिर है, ऊपर ही तो है, ये अपॉइंट्स। तो क्या नंबर लिखूं? नहीं, कैग पहले मार्क कर दिया था ना। फिर ऑफ, फिर कोई पद है क्या? मैं ना ये और ये एग्जाम में पूछूंगा ही पूछूंगा। और फ्लो में आदमी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होने की वजह से राष्ट्रपति से वो बनवाता ही है। तो फिर गवर्नर क्या काम का? क्यों? क्योंकि राज्य का पद है। जीपीएससी चेयरमैन, लिंग्विस्टिक माइनर है केंद्र का, बात करेंगे, अभी पढ़ाना बाकी है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट राज्य का पद है। समझ आ रहा है? बोर्ड पे आए। आप क्या बताना चाह रहे थे सर? बताना ये चाह रहा था दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर्स आर नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और ऐसे में लिखा होता है आर नॉट अपॉइंटेड बाय द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री, आर नॉट अपॉइंटेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। तो प्रेसिडेंट को अलग अलग नामों से बुलाया जाएगा। बाय द हेड ऑफ द स्टेट भी वही है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड भी वही है। अब जैसा बुलाया जाए वैसा, वो अपना उस चीज़ का लेना देना है। आगे बढ़ सकता हूँ? ओके। ही कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन प्रपोजल लेजिस्लेशन। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर काम करेगा, ये हिंदी में लिखा है। वो प्राइम मिनिस्टर से चाहे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ सकता है कि भाई तुमने ये किया, वो किया, नहीं किया, ये वो सब ठीक चल रहा है, वो सब बात कर सकता है, करेगा ही। क्यों? क्यों? क्योंकि वो नॉमिनल हेड है ऑफ द एग्जीक्यूटिव और ये रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है। तो इनसे पूछता है कि मेरा नाम तो खराब नहीं हो रहा ना, काम तो ठीक कर रहे हो ना तुम? तो बोले हाँ सर, काम ठीक चल रहा है, बराबर। ही कैन अपॉइंट एन इंटरस्टेट काउंसिल टू प्रमोट। उधार रखिए, पर कुछ फिर भी समझा देता हूँ। इंटरस्टेट काउंसिल क्या होता है सर? जैसे मैं राष्ट्रपति, आप सब राज्य, तो ये इस देश को चलाने के लिए, क्योंकि मैं हेड ऑफ द स्टेट हूँ, हेड ऑफ द स्टेट मतलब कंट्री का हेड। ये देश जो है ये राज्यों से मिलकर बनाया हुआ देश है, या फिर देश के अंदर राज्य अपने आप में विभाजित है। इंटरस्टेट काउंसिल जब बन के तैयार होता है, उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिटवीन द स्टेट्स। तो अगर बिटवीन द स्टेट्स एंड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट का सही से संकलन नहीं बैठा तो खेल खत्म हो जाएगा। और इसका टोटल जिम्मेदारी इंटरस्टेट काउंसिल का होता है। तो इसीलिए वो इंटरस्टेट काउंसिल बनाते ही बनाते हैं, ताकि लिखा है सेंटर स्टेट या फिर इंटरस्टेट कोऑपरेशन अच्छा हो सके। हम लोग जब इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में लेते हैं तो हम लोग ऐसे करके सेंटर और स्टेट लेते हैं, और अगर डायग्रामेटिक फॉर्म में लेते तो फिर ऐसे करके
स्टेट और स्टेट करके करते। इसी को आज के दिन में सबसे पॉपुलर वर्ड्स में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला जाता है। फिर ओके, ही डायरेक्टली एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरीज थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय हिम। बोर्ड पे प्लीज। एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे अपने जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो किस तरीके से डिवाइडेड है? उसमें दो प्रकार है, एक में चीफ कमिश्नर और एक में होल्ड। जैसे एग्जाम्पल दमन, तो दमन में कैसा है कि चीफ कमिश्नर है, सही है। तो ये जो चीफ कमिश्नर है इसको कौन अपॉइंट करता है? थैंक यू। तो इसको प्रेसिडेंट क्यों अपॉइंट करता है? थैंक यू, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश को अगर केंद्र का ही कोई बंदा शासन नहीं करेगा तो फिर कैसे चलेगा? ये एक प्रकार है। तो एक दूसरा प्रकार भी है, जैसे दिल्ली, हाँ दिल्ली पुद्दू। अब इसमें सिस्टम क्या है, इसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ यहाँ सीएम काम करता है और सीएम के साथ उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है। आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है, इमेजिनेशन अच्छा रखते हैं। जैसे अभी ये बात हुई कि कोई भी प्रेसिडेंट राज्य नहीं चला रहा, कहीं लिखा नहीं है, क्यों? प्रेसिडेंट कौन से गवर्नमेंट का होता है? ये कह रहा है गवर्नमेंट उसकी नहीं है। प्रेसिडेंट कब से गवर्नमेंट का होने लगा? बीजेपी की प्रेसिडेंट है, बीजेपी की प्रेसिडेंट तो जेपी नड्डा है। वहां पर असेंबली है। थैंक यू, वहां पर असेंबली है। और असेंबली कैसे चल रही है? सीएम के अंडर में। इसके लिए मैंने गवर्नर भेज रखा है जो एजेंट ऑफ द सेंटर होता है। तो मेरा एक बंदा है जो उधर ध्यान रखता है कि सीएम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। डन, फोटो बनते रहनी चाहिए। ऐसे में ही मेरा एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली नाम का, उसमें रेखा गुप्ता कैसे काम कर रही है इसको ठीक से देखने के लिए मैंने एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भेज रखा है। तो ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है ना, इसमें तो कुछ कर नहीं सकता प्रेसिडेंट। रेखा गुप्ता बीजेपी की पार्टी मेंबर है, तो उसमें मुर्मू जी क्या करेंगी? बराज उधर। अब सवाल आता है, तो इनमें से कौन से वाले को, क्योंकि लिखा है ही डायरेक्टली एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय हिम। आगे क्या लिखना चाहिए था पता है? स्पेसिफिकली द वंस विच डू नॉट हैव लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो फिर पर ये सेंटेंस राइट कैसे है? क्योंकि दिल्ली जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली को लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू करते। हेलो, स्टेट के लिए गवर्नर और यूटी के लिए एंटी गवर्नर है, बाकी के लिए इनका डायरेक्ट चेक कर रखा हुआ है। सुनो, इसको फोन करके आज ही लाते और इसको ना 10 मिनट में भी निकाल सकते हैं। इसको फोन करके आज ही लाते, इसको भी 10 मिनट में निकाल सकते हैं। और सेम केस में गवर्नर को आज ही लाते और 10 मिनट में भी निकाल सकते हैं। ये तीनों एजेंट ऑफ द सेंटर जैसे ही होते हैं। पर क्या इन दोनों की न लक्ष्मीकांत में चर्चा है ना संविधान में किसी प्रकार की बात है, पर गवर्नर की है। तो जैसे विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपको लगेगा कि सर कुदाते हैं चैप्टर, पर अगर आप गवर्नर का चैप्टर खोलेंगे ना तो उसमें पहला स्टेटमेंट ही यही लिखा है दैट ही इज एन एजेंट ऑफ द सेंटर। हमको पढ़ना ही है अपने फ्लो चार्ट के हिसाब से। तीसरा चैप्टर ही वही है। तो ये बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ? और मजबूत होता जाएगा तो मैं करा दूंगा अच्छे से, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ सकता हूँ? ओके, ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया शेड्यूल एरिया पावर। अब ये क्या लिखा है सर? सुनो मेरी बात पहले ध्यान से गाइज। अच्छा, सपोज जैसे 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, संविधान बनने में 2-3 साल लग गए। 51 में संविधान बन के आया, कोई भी जगह ले, सपोज मिजोरम, ऐसे एग्जाम्पल ले रहा।
मिजोरम नाम का एक राज्य बना, एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो मिजोरम में एक एरिया था जो एरिया ट्राइबल है, तो ये रहा मिजोरम नाम का एक राज्य, और मिजोरम का गवर्नर होगा, मिजोरम का सीएम होगा, सब कुछ बढ़िया है। उसमें एक एरिया है अंदर, एरिया थोड़ा डिफरेंट है मेन स्ट्रीम इंडिया से। कैसे? ट्राइबल पॉलिटी है, कबीला सिस्टम चलता है। उनको बोलो कि ओ आप मिजोरम स्टेट से हैं, तो कहते कि क्या, मैं समझा नहीं सर, ये सब चल रहा है। तो उनका ना संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। उसमें कुछ प्लस माइनस उनकी लाइफ के साथ हो सकता है। उस जगह की सैंक्टिटी को बरकरार रखने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक राज्य के अंदर किसी भी जगह को शेड्यूल एरिया घोषित कर सकता है। ये मैं पढ़ाऊंगा, कम से कम 10 दिन लगेगा फ्लो चार्ट में वहां तक पहुंचने के लिए। उसके फिक्स क्राइटेरियाज है इंडिया में, ऐसे ही नहीं बोल रहा। पर अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किसी एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित किया, फिर उसके बाद से उसको स्पेशल कंसिडरेशन में बात करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी राज्य के अंदर के एक एरिया को गोला मार रखा है। समझ आ रहा है? फिर उनको कोई तकलीफ हो गई, कोई काम बात ये वो। अब आपको ये सेंटेंस थोड़ा बहुत समझ आना चाहिए। इसमें लिखा ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया शेड्यूल्ड एरिया। क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं है कि कैसे भी कर दिया। एंड हैज पावर्स विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। सही है? इसका एक पार्ट है। आर यू विथ मी? ये कुछ एग्जीक्यूटिव रिलेटेड बातें, तो अभी आप लोग कुछ पूछ रहे थे, मैंने कहा कि रुक जाओ तो थोड़ा समझा दूंगा। नहीं, शेड्यूल एरिया अलग होता है, ट्राइबल एरिया अलग होता है। अपना फ्लो चार्ट देखेंगे तो उसमें दिखेगा। जैसे अपना जो फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट में थर्ड वाले सेक्शन में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज अलग से, तो हमको काफ़ी समय है वहाँ पहुँचने में। और आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो 2 अलग अलग चैप्टर भी हैं लक्ष्मीकांत में, एक शेड्यूल एरिया नाम का और एक ट्राइबल एरिया नाम का। क्राइटेरिया भी अलग है, बनने का तरीका भी अलग है, सब कुछ है। वो जब पहुँचेंगे तब बनेंगे। ठंड ज़्यादा लग रही है? फिर आगे बढ़ सकता हूँ। आप एक बार अपनी किताब में आँख घुमा लीजिए इन चीज़ों को लेकर। आई एम जैसे ये सारी बातें समझ आ रही है। अगली बार से चॉइस ऑफ वर्ड्स में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके। अरे भाई चलो, ओके। मैं लेजिस्लेटिव पावर्स पे मूव करना है मुझे। ऑल गुड पूजा, कुछ चाहिए? पक्का? आप एक बार आँख घुमा लीजिए, कुछ भी पूछना हो तो। तब तक मैं अपनी कुछ तैयारी कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तब तक मैं अपनी कुछ तैयारी कर रहा हूँ।
टैक्स पेयर का मनी है ना। तो जो सेकंड बात हम करेंगे, आज ही करेंगे, वो मनी बिल का करेंगे। और थर्ड, सर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार का अमेंडमेंट लाना है, तो ऐसा कुछ करते हैं ना, तो सेकंड और थर्ड थोड़ा बड़ा बात होता है। क्यों? क्योंकि सेकंड में मनी बिल बोल रहा है, आपको किसी न किसी प्रकार से पैसा लेन देन, सरकारी पैसा निकालना है, तो ये बड़ी बात होती है। और थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने को लेकर बात कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो पहले मैं ऑर्डिनरी बिल पढ़ा रहा हूँ, प्रोसीजर क्या होता है वो समझ लेते हैं। गाइस, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मुद्दाई ऑर्डिनरी बिल का है। ऑर्डिनरी बिल में कुछ भी ले लेते हैं। सूरत का नाम सूर्यपुर कर दीजिए। रूल्स, किसी भी हाउस में इस बिल को लाया जा सकता है। मेरे पास ऑप्शन है, मैं यहाँ से ऐसे करके इधर जा रहा हूँ, तो मैं लोकसभा में ले लूँगा। किसी भी हाउस में इसको लाया जा सकता है, एनी मेंबर ला सकता है। तो एनी मेंबर में मतलब सर मेंबरों में भी फर्क होता है क्या? हाँ, ध्यान से सुनिए पहले गाइस। ये आयुषी हाथ उठाना। ये लड़की तक जितने लोग बैठे हैं ये सब बीजेपी के हैं। थैंक यू। ये सब बीजेपी के हैं, पर ये आगे की जो लड़कियां हैं ना, या ये जो बेंचेस है, ये लोग मिनिस्टर हैं। और ये लोग जो पीछे हैं तो ये लोग रूलिंग पार्टी के एमपी, पर ये मिनिस्टर नहीं है। हाँ, फर्स्ट लेक्चर। तो मान ले एग्जाम्पल सूरत के हिसाब से लेता हूं कि अगर ये मोदी जी हैं, ये लड़की CR पाटिल है, तो ये पीछे मुकेश दलाल है, कि है एमपी रूलिंग पार्टी की, पर मिनिस्टर नहीं है। तो फिर ये लोग कौन है? मिनिस्टर तो मैं बोला, कोई और शब्द तो बोलेगी। कैबिनेट। आज के तुम दो देखो कैबिनेट बहुत बोल रहे हो, ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है, बता रहा हूं खाली। थैंक यू। ये एग्जीक्यूटिव है। अपनी बात हुई है कि पूरे सदन में जो मिनिस्टर होते हैं वो लेजिस्लेचर का पार्ट होने के अलावा वो एग्जीक्यूटिव होते हैं। हाँ कि ना? तो एग्जीक्यूटिव है। तो ये एक प्रकार के। पीछे बैठे बीजेपी वाले, ये लोग भी बहुत दम दिखाते हैं। क्यों? ये एमपी हैं रूलिंग पार्टी के। नो ऑफेंस, पीछे कांग्रेस वाले बैठे, पीछे अलग बैठे। अब उनमें से कोई, वो पूजा, पीछे हाथ उठाना पूजा, हाँ, वो लड़की वो ये बिल ले आई कि सूरत का नाम सूर्यपुर करना है। गाइस, ये अलाउड है। थोड़ी ही देर बाद पढ़ाऊंगा कि अगर इनमें से कोई बिल लेकर आएगा तो उस बिल का नाम गवर्नमेंट बिल होगा, वो बिल ज़्यादा सीरियस लेवल पर होगा। बट एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा और द राज्यसभा फलना ढिमका कैन ब्रिंग दिस बिल एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी एन ऑर्डिनरी बिल। तो मैंने मेंबर्स डिवाइड कर दिए, फोटो बन रही है दिमाग में। सो ऑर्डिनरी बिल, आइदर हाउस, एनी मेंबर। और ये बिल जब पास होगा तो ये सिंपल मेजॉरिटी से होगा। मतलब सर, जैसे लोकसभा में 100 लोग हैं, एब्सेंट ही करीब 450 है। एक बिल रखा गया ऑर्डिनरी बिल। गाइस, 51 लोगों ने हाँ बोल दिया, बिल पास। ऑर्डिनरी बिल सिंपल मेजॉरिटी से जब पास होता है का मतलब सदन में जितने मेंबर प्रेजेंट हो +1, इज सिंपल मेजॉरिटी। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस एंड वोटिंग। तो इसीलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या प्रोसेस होता है सर? हाँ, तो भाई ये अगर लोकसभा है, ये स्पीकर महोदय हैं, वो हमेशा हमेशा लोकसभा के एक एमपी खुद भी होते हैं। आज लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। He is also an MP, but one among the MPs has been chosen and said कि आप स्पीकर बनिए ना प्लीज। तो ये बने। Are you with me? राज्यसभा, ये जो यहां पर है ये चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है।
आई लाइक इट, इसीलिए तो बात रखी है। सर वो स्पीकर भी वोट देगा, नहीं, जब तक फंसावट नहीं होती। वो पढ़ाऊंगा, 3 दिन लगेंगे। चल अब बात हो गई है। तो 100 मेंबर थे, 5050। फिर स्पीकर को कास्टिंग वोट का एक कॉन्सेप्ट मिलता है। सर गाड़ी अटक गई है, आप भी मेंबर हैं, दबाइए बटन, दबाया कास्टिंग वोट में, जिसको 51 वो जीत जाएगा, क्योंकि स्पीकर बीजेपी के होते हैं। हाँ तो भाई रूलिंग पार्टी का ही स्पीकर होगा ना। सदन में तुम 250-300 MP लेकर जाओ, फिर तुम्हारा स्पीकर भी ना हो तो क्या मतलब। सर लेकिन ऐसे है ना कि अपोजिट होना चाहिए। हाँ, उसका ये कहना है कि ऐसे तो फिर सर ऑपोजिशन का कोई होना चाहिए। ऐसे में क्या हो जाता है पता है, पेपर पे तो ठीक लगता है पर हाँ, पर आगे ही नहीं बढ़ता है। फिर काफी पावर्स होती है ना। स्पीकर, जब स्पीकर पढ़ाएंगे तब, जैसे स्पीकर इज द 7th मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द हायरार्की। वो आज नहीं है, करेंगे, आज लिमिट करना पड़ेगा। स्पीकर राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, मेंबर्स, गाइस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया ऑफ द कंट्री, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, he or she is not a member of the राज्यसभा। इस 250 में इनकी गिनती नहीं है। तो फिर ये सर पढ़ाऊंगा ना, 20 इलेक्टर्स, 20 प्रपोजर्स, बाहर से आए, बाहर से बनेंगे। मेरी तरफ से तो इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री तो पढ़ाना ही बाकी चल रहा है। कल जो बन जाएंगे वो गद्दी ऑक्यूपाई कर लेंगे। फोटो बननी ही चाहिए। लोकसभा का स्पीकर या जो हेड है वो इनमें से एक आएगा, राज्यसभा का बाहर से आएगा। तो जब फसावट हो जाएगी तब तो वो वोट नहीं देगा। 250 वोट की गिनती होती है, गिनती 251 की आ जाएगी। मजाक चल रहा है क्या? जब मेंबर ही नहीं है तो वोट नहीं दे सकता। आगे बढ़े। हाँ भाई, 5 स्टेज प्रोसेस। तो फिर मैं यहाँ पर स्पीकर बन जाता हूँ। हाँ, इन्होंने बोला सूरत का नाम सूर्यपुर करेंगे। हाँ, तो फर्स्ट स्टेज रीडिंग, द टाइटल इज, टाइटल रीड किया, ऑब्जेक्टिव रीड किया, सब ओके, सबको जेरोक्स दिया, गजट में प्रिंट हो गया। फर्स्ट स्टेज इज ओवर ऑफ द ऑर्डिनरी बिल। फर्स्ट स्टेज इज ओवर। अब आप लोग सब घर चले जाइएगा, मतलब पता चले सर ने बोला। और फर्स्ट स्टेज में 2 ही चीज़ें होती है। यू रीड द टाइटल ऑफ द बिल, यू रीड द ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव इज टू चेंज द नेम ऑफ अ सिटी कॉल्ड एज सूरत टू सूर्यपुर। एंड इसका जेरोक्स सारे लोगों को दे दीजिए। गजट में प्रिंट हो जाएगा, ऑफिशियल गजट में, कि भाई ऐसी कोई बात पब्लिक डोमेन में रखी गई है। और फिर नेक्स्ट रीडिंग का टाइम आएगा। नेक्स्ट रीडिंग कब होगी सर? स्पीकर महोदय डिसाइड करेंगे। कल, अगले साल, 3 साल बाद, अगले सेशन में। डिपेंड इस पे करता है कि उनको ये ऑर्डिनरी बिल कितना इंपॉर्टेंट लगता है। अंदर खाने की बात, उनको वो मेंबर कितना इंपॉर्टेंट लगता है। इसीलिए अपोजिशन पार्टी का वो मेंबर नहीं बिठा सकते। तो सब चैलेंजेस है। फिर फर्स्ट स्टेज इज ओवर। स्टेज 2, जनरल डिस्कशन एंड डिटेल डिस्कशन होगा। इसका नाम सूर्यपुर होगा, ये इस तरीके से होगा, इस तारीख से लगेगा, ऐसे होगा। दुनिया भर की चर्चा चलती है। वो जब आप देखते नहीं ये नहीं, वो सब चर्चाओं का ही हिस्सा है। ऑपोजिशन मना कर रहा है, ऐसे नहीं होगा वैसे। फिर एक बीच में मुकेश दलाल खड़ा हो गया खुद, अला એ તો મારો સિટી હતો, તું કેવી રીતે નામ બદલી માટે તું ઓર્ડિનરી બિલ નાખી શકે છે? તો કે તો તું નાખે તો मैं નાખ્યું તો એમાં શું છે? બિલ બદલવાની, જગ્યા બદલવાની જરૂર। रैंडम डिस्कशन चलते हैं, लंबे लंबे डिटेल डिस्कशन चलते हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, कर रहे हैं, ये सब होता रहता है। आप देखते हैं तो आपको पता है। आपको भी मौका मिलेगा। जी जी, हम समझ सकते हैं। नहीं स्पीकर महोदय, आपका समय नहीं है अभी, उनको ऑलरेडी अलॉट कर दिया है। सदन में चलता है। फिर ज़्यादा बवाल हो गई कि सब हाउस इज एडजर्न, लंच, फिर लंच हो जाता है। सो
जनरल एंड डिटेल डिस्कशन होता है। इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, आप और मैं भी जानते हैं। सबसे पहला, हाँ सर नाम चेंज होना चाहिए, शाबाश, वोटिंग करो। सिंपल मेजॉरिटी से वोट हुआ, जैसे ही वोट होकर पहले हाउस में, तो हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट हाउस में बिल पास हो गया। फर्स्ट हाउस में बिल पास हो गया तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, बिल सेकंड हाउस में आएगा, थोड़ी देर बाद अपने आएंगे। ये पहला। दूसरा, सर मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है, 4 लोगों से मैंने सुना था, तो लोगों ने बोला सूर्यपुर नहीं सूर्यउर होना चाहिए। तो एक कमिटी सजेस्ट करते हैं, वो कमिटी रिसर्च करके देगी। गाइस 2 प्रकार की कमिटी होती है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछूंगा। एक होता है सिलेक्ट कमिटी, इसका मतलब ही यही होता है जिस सदन में बिल पैदा हुआ है उसी सदन के मेंबर्स की अगर कमिटी बनती है तो सिलेक्ट कमिटी कहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई अच्छा आदमी होता है जो ये कहता है कि दूसरे सदन में भी कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनकी पकड़ मजबूत है, हमको उनका भी कमिटी बनाकर दोनों का मिलाकर कमिटी बना सकते हैं, दोनों सदन का। तो अगर जॉइंट बनाकर करते हैं तो जॉइंट कमिटी। तो इसीलिए सिलेक्ट कमिटी हमेशा सेम हाउस से होगा जहां बिल ओरिजिनेट हुआ है। ऐसा मत बोलना इधर बिल ओरिजिनेट हुआ है इस हाउस के, अबे तुमको तो पता ही नहीं है बिल क्या है, तुम्हारे तो आएगा ना बाद में। तो इसीलिए मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, सिलेक्ट कमिटी विल ऑलवेज बी फॉर्म्ड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द बिल। इट विल बी ऑफ द, बट ओरिजिन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जॉइंट कमिटी तो रॉकेट साइंस है ही नहीं, जॉइंट कमिटी। हाँ, 3 टाइप की कमिटी बन के तैयार होगी, एक सिलेक्ट कमिटी, सॉरी 2, एक जॉइंट कमिटी। थर्ड बहुत बार होता है कि पब्लिक ओपिनियन भी लेते हैं, पब्लिक ओपिनियन में डालो, बराबर है। ये सेकंड स्टेज थोड़ा लंबा चलता है। मान लो कि कमिटी की तरफ से आ गया कि हाँ भाई ये सब होगा। अब इसमें जो सबसे कोर आइटम है, जैसे मान लीजिए कि आप 3 की कमिटी को दे दिया, एक क्या बोलेंगे इसको, सिलेक्ट कमिटी को। प्लीज़ आप पूरा रिसर्च करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल बाद मिल लेंगे। बट ऑलवेज रिमेंबर द गोल्डन रूल, you can amend the bill, that's not a problem, but you can never change the main underlying principle of the bill. Why? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इसी। जी नहीं, बोर्ड पे लिखा है इसीलिए। Why? टेंशन नहीं ले, स्लाइड आप ही देगा पीछे। ऑब्जेक्टिव चेंज होगा। थैंक यू। तो फिर फर्स्ट रीडिंग का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया था ना फर्स्ट रीडिंग में, तो आप अंडरलाइंग प्रिंसिपल ही चेंज कर देंगे कमेटी में ले जाने के बाद। तो आप अपना बिल लेकर आएंगे, उसमें लिखा होगा कि भरूच का नाम अब चेंज हो रहा है। अरे सूरत का नाम क्या रखना है का बिल था, तो फिर सर जैसे सूरत से आपने सूरत हटा के भरूच कर दिया और सूर्यपुर की जगह हटा के बरोच कर दिया, तो ले सर बाकी सब सेम है। अंडरलाइंग प्रिंसिपल वॉज द नेम चेंज ऑफ द सिटी ऑफ सूरत, सो दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। आर यू विथ मी? ये एग्जाम में ये पार्ट पूछूंगा, सही है। सो हाउ, फर्स्ट स्टेज ओवर, प्रिंट गजेट। सेकेंड स्टेज ओवर, सिलेक्ट कमिटी, ये वो फलना ढिमका। आ गया पब्लिक ओपिनियन ने बोला हाँ नाम तो चेंज हो जुए आज बराबर, चाहे तापी नगरी आम ताम करीने वो बधु कही दीधु। हाँ अभी सबने हाँ बोला है, या तो फिर वो कंफ्यूजिंग मोड पे है, तो मतलब ये पर्टिकुलर कमिटी बनानी क्यों है? तो नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी तक बात खत्म नहीं हुई है। कोई बोल रहा है तापी नगरी होना चाहिए, कोई बोल रहा है बेतुल सूरत नाम दे दो, कोई बोल रहा है सूर्यपुर दे दो, कोई कुछ बोल रहा है। तो मतलब फाइनल वोट पे से अगर ये डिसाइड नहीं हो सकता? नहीं, अभी तक तो वोटिंग हुई नहीं है। जैसे मैंने आपको इसीलिए 2 पार्ट बताए, सॉरी 2 पॉसिबिलिटी बताए। पहला पॉसिबिलिटी हाँ बराबर है ना, बराबर न थी तो आज करूज पड़से ना। तो ये जब हो गया, तो ये जब खत्म हो जाएगा कि हाँ आ गया फाइनल कंसिडरेशन स्टेज, उसमें क्या होता है क्लॉज बाय क्लॉज वापस से स्पीकर डिस्कस करता है। हेलो, the bill in the second reading was judged, it was given to a select committee, the select committee has given this suggestion, this is the amended bill in its form where the objective and this has not been defined and everything is going right. So clause 1 okay, clause 2 okay, આખું બિલ ડિસ્કસ થાય છે, કેમ કે કોઈ એક પાનાનો બિલ નથી, આમ આખું कुछ भी हो सकता है, एक पाने का भी हो सकता है। क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस होगा, जब डिस्कस होकर खत्म हो जाएगा तब स्पीकर महोदय बोलते थर्ड रीडिंग का टाइम आ गया, और थर्ड रीडिंग का
सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, कहने को ये रीडिंग है बट इट्स अ वोट, इट्स अ वोट. Vote. If it's a yes, yes is always by a simple majority. सही है ना? If it's a yes, no problem. If it's a no, the bill is dead. वार्ता पूरी થઈ ગઈ ને? But the most important part here is, in the third reading, guys, amendment of the bill is not allowed. So I have a question. Amendment of the bill is only allowed in the second reading. Because first reading also objective and this is defined. It is a second reading which goes into the committee stage, blah blah, public opinion and everything. Detailed discussion, consideration stage, clause by clause, falna dhimka. And in the third reading, either it's a yes or a no with, please mark, no amendments. Done? पहले सदन का काम खत्म हो गया और इन्होंने ये लिख कर दे दिया है कि इस शहर का नाम सूर्यपुर होगा. बिल पास्ड इन द लोकसभा, बिल गोज टू द राज्यसभा. राज्यसभा का प्रोसीजर सेम है, पर राज्यसभा तो 3 प्रकार या 4 प्रकार से अड़चन डाल सकता है. आ जाओ सेकेंड हाउस में, प्रोसेस इज द सेम, बट सेकेंड हाउस टेक्निकली हैज 3 ऑप्शंस. ओके, बात करते हैं. पास आया भाई, सूर्यपुर करना है, इजी, होता नहीं इंडिया में. આમાં છે ને સૂર્યમાં છે ને બળાવની માત્રા નહીં હોવી જોઈએ, આમ થોડુંક छोटा होना चाहिए. सूर्य ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे ये क्या किया, ऐसा सूर्य क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. क्या फर्क पड़ रहा है? अगर ऐसा हुआ, ऐसा होना चाहिए. हाँ, ओह शिट, बिल विल गो टू द फर्स्ट हाउस. इनसे पूछेंगे भाई उसने थोड़ा अमेंड किया है, ओके? हाँ सर ओके. ओके बोला, ओके तो ओके. हमने मना किया तो आ रहा हूं, मुझे पता ही था. इंडिया जॉइंट सिटिंग इसीलिए लिख दिया मैंने. सो पर पता है मजे की बात क्या है? आया, ये कोई बिल है, हट. सेकेंड हाउस ने रिजेक्ट कर दिया, फर्स्ट हाउस ने ड्यू कंसिडरेशन के साथ क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करके सब कुछ करके सेकेंड हाउस में भेजा है ना. तो सेकेंड हाउस बिल अगर रिजेक्ट करता है तो जॉइंट सिटिंग की पॉसिबिलिटी जनरेट होती है. फर्स्ट. सेकेंड, अगर सेकेंड हाउस किसी भी प्रकार के डिसएग्रीमेंट से डिसएग्री करता है या फर्स्ट हाउस किसी भी प्रकार के अमेंडमेंट से डिसएग्री करता है तो भी जॉइंट सिटिंग होगी. एंड द थर्ड, 6 महीने हो गए भाई बिल भेजे हुए, तुम कुछ देखते क्यों नहीं? तो जॉइंट सिटिंग होगा. 3 केसेस में हमेशा जॉइंट सिटिंग होता है. हिंदी में ठीक से लिखा है मैंने. सिटिंग ऑफ कमिटी है नहीं, जॉइंट सिटिंग ऑफ पूरा बताना ही है. अब आ जाते पहले जॉइंट सिटिंग. जॉइंट सिटिंग ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. पता है ये क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि प्रेसिडेंट पढ़ाते लेजिस्लेटिव प्रोसेस में लिखा है दैट द प्रेसिडेंट विल इनिशिएट द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. तो मुझे पता था पढ़ाते लोग पूछेंगे सर जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में लिखा है ऑर्डिनरी बिल में, वो क्या होता है? गाड़ी घूम के इधर ही आने वाली थी. पार्लियामेंट में हम टाइम बचा लेंगे, बात तो एक ही है, मतलब मुद्दा तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का है. सही है. 3 फैक्ट्स. फर्स्ट, इन 3 केसेस के वक्त जॉइंट सिटिंग होगा. जॉइंट सिटिंग का मतलब ये होता है दोनों सदन का साथ बैठता है. प्रेसिडेंट विल ऑलवेज इनिशिएट द जॉइंट सिटिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द जॉइंट सिटिंग will always be presided by the Speaker of the Lok Sabha. Why? Either is
initiated first or second house. Even if it is initiated by any house, और बीच में पंगा कोई भी हाउस ने डाला हो, if it's a joint sitting, it will be presided by the speaker always, because he is an MP, member of the house. He is a legislator. Vice president is not the legislator. And third, पूरी joint sitting जो होगी वो rules of the लोकसभा के हिसाब से होगी. पढ़ाऊंगा बाद में, तब की बात है. रूल्स ऑफ द लोकसभा अलग है, रूल्स ऑफ द राज्यसभा अलग है. सो द जॉइंट सिटिंग विल with the assent of the president will be presided by the Lok Sabha speaker and will be governed by the procedure of the Lok Sabha. अगर 350 हो गया तो speaker will vote. Why? Perfect. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अभी पढ़ाना बाकी है. एक मिनट, फिर मैं डाउट का तो टाइम देने, और मुझे तो पता ही आने ही वाला है. देख लो जॉइंट सिटिंग, इट इज रिजेक्टेड बाय द सेकंड हाउस, तब जॉइंट सिटिंग होगा. डिसएग्रीमेंट हो गए अमेंडमेंट्स पे तो जॉइंट सिटिंग होगा. और 6 महीने हो गए एंड नो रिस्पॉन्स, सॉरी, बाय ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट बाय सेकंड हाउस, तो जॉइंट सिटिंग होगा तीनों केसेस में. बाय द रूल्स ऑफ द लोकसभा प्रेसिडेंट बोलेगा तब स्पीकर विल प्रिसाइड ओवर द. और इस केस में फिर वो बिल कैसे पास होगा बच्चों? सिंपल मेजॉरिटी. सिंपल मेजॉरिटी. मैं ना आपके डाउट्स लेने से पहले चाहता हूं कि आप आंख घुमाते जाओ. तो क्या आप उसको एब्जॉर्ब कर लोगे ना कि हाँ ओके ठीक है ठीक है ठीक है, तो वो यहाँ पर घुसना चाहिए, तो काम थोड़ा आसान हो जाता है और कुछ नहीं. और रही लिखने वाली बात, स्लाइड शेयर कर दूंगा बाद में, तब कर लेंगे, क्योंकि अभी मेन टारगेट ये है कि इसको लिखने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लक्ष्मीकांत के वो लैंग्वेज को क्लास में ही समझना. ये तो घर पे भी लिख सकते हैं. पब्लिक ओपिनियन आज के दिन में माई गवर्नमेंट की वेबसाइट, पीएम मोदी की वेबसाइट, पब्लिक डोमेन्स अलग अलग, जैसे SGCCI साउथ चैम्बर, साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन सब लोगों से पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है. ये एक बहुत बड़ा प्रोसीजर हो गया अब इंडिया में. डिजिटल होने की वजह से अब ईजी भी हो गया है. पहला ही तो गाइज, मैंने जो लोकसभा राज्यसभा बोला वो ऐसे ही बोला, फिर मैं कंफ्यूज कर दूंगा, ये राज्यसभा कर दिया. आप ऐसा मत करो यार. हाँ, जॉइंट कमेटी का जो आपने बोर्ड हाउस बताया, सिलेक्ट का तो समझ में आ रहा है कि फर्स्ट है. जॉइंट क्यों हमने एडवाइस की थी, मुझसे बताएंगे सर? हाँ, क्योंकि अगर कोई ऐसा एक्सपर्ट बैठा हो दूसरे हाउस में, जैसे सूर्यपुर वाला खाली ले लेता हूँ, जैसे गोविंद ढोड़किया सूरत से राज्यसभा MP है, तो किसी ने क्या बोला, ओ साहब एक राज्यसभा में सूरतना माणस है, એમને લઈ લો ને કમિટીમાં, સારું રહે. એટલે વાત સાચી છે તારી. गोविंद ढोलकिया को ले लिया तो जॉइंट कमेटी हो गया ना भाई. आज कोई इंटरनेशनल बात है, S जयशंकर राज्यसभा बैठते हैं, उनको कमेटी में लेना हो तो हमको क्या मालूम कौन बैठता है. कब सिलेक्ट कमेटी सेट करनी है, कब जॉइंट कमेटी सेट करनी है, इसका क्राइटेरिया होता होगा. कब सिलेक्ट कमेटी सेट करनी है, कब जॉइंट कमेटी सेट करनी है, इसका क्राइटेरिया होता होगा ना. नहीं और हाँ दोनों. जिस सदन में ये बिल ओरिजिनेट हुआ है उसी सदन के महोदय इस तांडव के वक्त ये डिसाइड करेंगे कि ये कमेटी कब बिठानी है और कैसे बिठानी है. ऐसा कमेटी बनाने वाले स्टेज ही थर्ड वाला स्टेज होगा ना फिर? नहीं, कमेटी बना स्टेज मने नहीं खबर, वो देख लेंगे. स्टेज हम देख लेंगे लक्ष्मीकांत में. इसका इशू नहीं सर, मान लीजिए हाँ. उसमें प्रोसीजर डन हो गया,
सेकंड में अपोज हुआ तब तो हमें कमेटी की जरूरत पड़ी। हाँ हाँ, फर्स्ट स्टेज में इसी सदन में। अरे कभी तो कमेटी की जरूरत भी नहीं पड़ती ना, ऐसा कुछ, ये तो पॉसिबिलिटीज है। पहले लिखा ना वोट, यस, सेकंड हाउस, ओके, वार्ता पूरी। आगे बढ़ूं? बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा है। और उसका कुछ क्या प्रो क्लॉज, हाँ, पैराग्राफ। सर ये जब डिस्कस होता है उसी दिन ये रीडिंग वाला भी? नहीं नहीं नहीं, इसका सेम डे से कोई वास्ता नहीं है भाई। डिस्कस होने के 6 महीने बाद भी कोई बात हो सकती है। हो सकता है आज सेशन का लास्ट दिन हो, ये कोई नहीं। सब स्पीकर के, सब सदन के हेड पे। लोकसभा में इक्वल हो गया तो वो जो स्पीकर रहेंगे वो वोट कर देंगे। राज्यसभा में वो पढ़ाऊंगा, पार्लियामेंट पढ़ाना बाकी है। पार्लियामेंट की वर्किंग मत पूछो आज, अपनी मजबूरी है। मेरे को, अगर आप पार्लियामेंट का चैप्टर ध्यान से देखेंगे ना, ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि ये जितनी बातें, स्पीकर कौन होता है, ये कौन होता है, वो कौन होता है, कैसे करता है, सब 30-40 पेज खत्म हो जाने के बाद बिल वाला टॉपिक चालू होता है। तो मैं तो अपने रिस्क पे आज ये टॉपिक पर आया हूँ, ये सोच के कि उतना ही लिमिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर बात पे प्रेसिडेंट की कोई बात है लेजिस्लेशन में, तो तब क्या ये बातें समझ नहीं आती, फिर लगता है क्या बात हो रही है सर। तो इसलिए आज सीमित रखना ही पड़ेगा, और पर मैं कर दूंगा। ये ज्वाइंट सिटिंग में प्रेसिडेंट का क्या रोल है? जॉइंट सिटिंग में प्रेसिडेंट का क्या रोल है? प्रेसिडेंट से ही बात करके जॉइंट सिटिंग होगी दोनों सदन की, कंपलसरी प्रेसिडेंट की परमिशन। और इसी वजह से पढ़ा भी रहा हूं ये टॉपिक। अगर यहाँ प्रेसिडेंट नहीं जरूरत होता, मैं कसम खा रहा हूं, मैं ये नहीं पढ़ाता अभी। पर उसमें फैंसी अंग्रेजी में लिखा है, इन एन ऑर्डिनरी बिल और दिस बिल और दैट बिल अ जॉइंट सिटिंग विच इज टू बी हेडेड बाय दिस दैट प्रेसिडेंट विल। सो यस, आगे बढ़ू थर्ड स्टेज में। नेक्स्ट स्लाइड। एनीबडी वांट्स मी टू वेट? अच्छा, आगे। अच्छा, ये तो हो ही गया ना, मार्क करें प्लीज। हाँ हाँ, लास्ट। ये वाली जो प्रोसीजर हमने देखी वो ऑर्डिनरी बिल थी, तो इसमें मतलब समझो कि इजी हो जाए तो ठीक है। हाँ, इजी हो जाए तो ठीक है। हाँ, पर अगर कोई भी चीज़ की वजह से कन्फ्लिक्ट या कलेश होता है तो ये तो ऑर्डिनरी बिल में ऐसा है, तो जब मनी बिल पास करना हो तो उसमें तो कितना दिक्कत होती है। तो उस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए अभी पढ़ाऊंगा ना। जब संविधान तेरे जैसे लोग लिख रहे होंगे तो उन्होंने ये बात की होगी कि ऑर्डिनरी बिल में एक क्लेश है, तो यार ये मनी बिल में तो राड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए उसमें न हो के लिए अभी 10 मिनट में बता दूंगा कि क्या कर रखा है संविधान ने। देश चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। फेयर? सुनो, फर्स्ट रीडिंग, ये लक्ष्मीकांत पे है। हम फर्स्ट रीडिंग इंट्रोड्यूस्ड, मैं यहाँ लिखे जा रहा हूँ, आप अपने में लिख। आइदर हाउस, बाय मिनिस्टर, बाय एनीबडी, बराबर। टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव, प्लीज मार्क, नो डिस्कशन ऑन द बिल टेक्स प्लेस। आप मेरे साथ रहिएगा, फिर मैं आपको टाइम दूंगा। हमको उन पे गोला मारना है जो एग्जाम में हमको दिक्कत आता है। जैसे जब क्वेश्चंस बनाते हैं तब हम क्या बोलते हैं, अ लेंथी डिस्कशन टेक्स प्लेस आफ्टर द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। लगता है कि हाँ, मतलब हो ही सकता है ना। तो नो डिस्कशन, ओनली द टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव, एंड इट इज पब्लिश्ड इन द गजेट। फेयर? अभी इस पे बात नहीं कर रहे। सेकेंड रीडिंग, इट इज नॉट, जैसे डिटेल स्क्रूटनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, सब स्टेजेस। ओके, फर्स्ट जनरल डिस्कशन। ओके, अगर इमीडिएटली लिया तो अलग बात है, सिलेक्ट कमिटी लिया तो अलग बात है, जॉइंट कमिटी लिया तो अलग बात है, पब्लिक ओपिनियन लिया तो अलग बात है। सही है? और यहाँ वही बात लिखी है, सिलेक्ट कमेटी हमेशा उसी सदन की बनेगी जहाँ से बिल का ओरिजिन हुआ है, और जॉइंट कमेटी में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। सेकंड रीडिंग का स्टेज है लास्ट। हाँ, सेकंड रीडिंग का स्टेज है, फिर एक कमेटी स्टेज। पहले सिलेक्ट कमेटी और कमेटी की बात हो रही है। हाँ फर्स्ट हाउस पे चल रहा है अभी। हाँ, अभी फर्स्ट हाउस ही चल रहा है।
अभी तो थर्ड रीडिंग खत्म हो, फिर कमिटी स्टेज, वो देखेंगे क्या प्लस माइनस है, फिर कंसिडरेशन स्टेज जिसमें क्लॉज बाय क्लॉज की चर्चा होगी, सही है, और फिर उसके बाद थर्ड रीडिंग। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, नो अमेंडमेंट्स आर अलाउड। हमारी बात हुई है, हमारी बात हुई है, नो अमेंडमेंट्स आर अलाउड। और उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो इसको अगले हाउस में भेज देता है, फिर बिल आता है सेकेंड हाउस में, आप हैं साथ में, फिर बिल आता है सेकेंड हाउस में, और सेकेंड हाउस में बोर्ड पे 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं बोर्ड पे, इट में पास द बिल, सही है, इट में पास द बिल विथ अमेंडमेंट्स, बट फर्स्ट हाउस को एक बार के लिए कंसिडरेशन के लिए भेजना पड़ेगा। अपनी बात हुई अभी कि देख लो भाई ठीक है ना, तो वो दूसरा पार्ट। थर्ड, इट में रिजेक्ट, एंड चौथा बिल को पेंडिंग रखते हैं। तो इसमें यही लिखा है कि अगर रिजेक्ट किया और बिल को पेंडिंग रखा तो उस केस में मार्कर का कलर चेंज करके, थैंक यू, यहाँ लिखा है कि डेडलॉक हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट विल समन अ जॉइंट सिटिंग, एंड इन द जॉइंट सिटिंग, स्पीकर कहाँ गया, अच्छा इसमें तो क्यों लिखेंगे, ये तो मैं बता रहा हूँ, सॉरी। प्रेसिडेंट विल डू अ जॉइंट सिटिंग, एंड इन द जॉइंट सिटिंग it will be presided by the Lok Sabha speaker only, and the joint sitting will take place according to the rules of the Lok Sabha only, and the bill will be passed by a simple majority only. Fair? बिल पास हो गया जॉइंट सिटिंग में, सूरत का नाम सूर्यपुर चेंज हो गया, एंड देन द बिल गोज एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वही पढ़ाना है, और इस वजह से इतनी लंबी कथा थी, पर वो भी अभी नहीं पढ़ाऊंगा, इससे पहले मनी बिल पढ़ाऊंगा। आगे बढ़ सकता हूं, तब तक आप लक्ष्मीकांत रेफर कर सकते हैं, मैं मनी बिल पे जा रहा हूं, क्योंकि मनी बिल इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक।
सुनते सुनते ओके। जैसे ऑर्डिनरी बिल्स हमने पढ़ा, मुझे मनी बिल पढ़ाना है, तो मनी बिल इज ऑल्सो बाय सिंपल मेजॉरिटी। पढ़ाना क्या है, पहले ना टर्म्स पढ़ाने। जैसे टर्म्स जब कम समझ में आते हैं तो वो सातों पॉइंट भी थोड़े कम समझ में आते हैं। जैसे अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स का मतलब होता है इट इज इशूड और इट इज ड्रॉन इन फेवर ऑफ। ये अप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है। जहाँ जहाँ मुझे लगा कि हिंदी में कुछ बात कर सकता हूँ वो मैंने वैसे किया है। जैसे रेमिशन, रेमिशन का मतलब ये होता है प्रकार को बदल देना। सपोज मुझे आपको 1,20,000 रुपये देने कैश, तो सर मैं आपको रेमिशन देता हूँ, तो मैं आपको अगर 10 ग्राम सोना दे दूँ 1,20,000 के हिसाब से, तो हिसाब छुट्टा। तो प्रकार में बदलाव आया पर हिसाब कंप्लीट हुआ ना। कोई और तरीका, ठीक है सर 10,000 रुपये महीना में आप 12 महीने मेरे लिए काम कर दीजिए ये वाला। तो प्रकार में बदलाव इज कॉमन टर्म फॉर रेमिशन इन पॉलिटी। जैसे ग्रांट का मतलब ये होता है छूट देना। जैसे टैक्स, इसको कहते हैं कर। टैक्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, इट इज़ कंपल्सरी टू पे फॉर एवरीबडी। जैसे अभी पढ़ाना नहीं है, पर 2 टैक्स होते, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज जीएसटी। गाइस, अमीर गरीब दुनिया का कोई भी आदमी है, उनको कंपल्सरी जीएसटी लगता है, बराबर है। एक वो पार्ट है। सेकंड, डायरेक्ट टैक्स में लोग बोलते हैं मेरी कमाई इतने से कम है तो मेरे को टैक्स नहीं लगता, बट आपको आईटीआर फाइल करना पड़ता है, उसमें 0 रुपीज़ का टैक्स है, बट कंपल्सरी तो है। आप या मैं किसी भी प्रकार का टैक्स भरते, अभी उतना बात नहीं कर पाऊंगा एक पॉइंट तक, बट बता रहा हूँ कि हमारा टोटल पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नाम के एक कोष के अंदर जाता है, CFI। 2 और कोष होते हैं, एक है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। बच्चों, ये इस देश के राष्ट्रपति के पास होता है, इसमें 500-700 करोड़ रुपया होता है।
वो अपनी सहूलियत अनुसार कहीं पे, मतलब ऐसा कहीं, सॉरी, कुछ क्राइटेरिया है उनके तहत वो उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा पब्लिक अकाउंट होता है ऑफ इंडिया, बाद में बात करेंगे। एक फ़िलहाल मैंने CFI लिखा है जिसमें हमारे टैक्स का पैसा जाता है। इसमें से पैसा निकालना ये मनी बिल का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? हमेशा आप न्यूज़पेपर्स वगैरह कहीं पर भी देखेंगे, दिस इज़ द टैक्स पेयर्स मनी, दिस इज़ द टैक्स पेयर्स मनी। सो ऑब्वियसली इट्स एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। पेनल्टी स्वाभाविक तभी लगती है जब गलती होती है, फ़ाइन भी तभी लगता है जब गलती होता है। पेनल्टी और फाइन में मोर ऑफन देन नॉट गवर्नमेंट में जो फ़र्क है वो ये है कि फ़ाइन हमेशा लमसम होता है। जैसे हेलमेट पे पेनल्टी नहीं है नहीं पहनने पर, फ़ाइन है तो वो लमसम अमाउंट होता है। पेनल्टी जो होता है वो परसेंटेज बेसिस पर कभी कभार ज़्यादा होता है, बराबर है। दोनों में गलती होने पर ही लागू होता है, बराबर। फीस ये हमेशा सर्विस प्रोवाइड करने पर दिया जाता है, तो ये अलग टाइप का पेमेंट होता है। डेट का मतलब ही उधार होता है, इंटरेस्ट का मतलब ही ब्याज होता है, सिंक का मतलब ही होता है डूब जाना, रिडीम कोई भी चीज़ को भंजा लेना, चेक से कैश। हाँ रिडीम, अरे कूपन होता है ना आपके पास रिडीम करने के लिए, तो आप बेसिकली 150 रुपये उसमें ऑफ आपको मिल रहा है तो वही रिडीम, समझ गया। तो ये सब वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स क्यों पढ़ा रहे हैं सर? उसमें क्या है, इन वर्ड्स का भी यूज आएगा। कैसे? फाइनेंशियल बिल्स की एक दुनिया है। हमने ऑर्डिनरी बिल्स की बात कर ली, उसमें से एक बिल का प्रकार है जिस प्रकार को मनी बिल कहते हैं। ये संविधान के आर्टिकल 110 के तहत होता है। इस बिल की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि स्पीकर डिसाइड करते हैं कि वो बिल मनी बिल है कि नहीं। 7 ऐसे पॉइंट्स हैं। इन 7 पॉइंट्स में से या तो ऑल, या कोई भी एक, दोनों में से क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई होता है तो स्पीकर महोदय अनाउंस कर देते हैं कि ये एक मनी बिल है। आर यू विथ मी? ओके, पहले वो 7 पॉइंट्स देख लेते हैं। ये 7 पॉइंट्स हैं। यहाँ बीच में ये बन गया है, इस वजह से इशू। लक्ष्मीकांत सामने है तो आप देख सकते हैं। कोई अगर समझाना चाहे तो यहाँ पर यही लिखा है बोर्ड पे, आर्टिकल 10 दिस विद मनी दिस ओनली प्रोविजंस। जैसे इसमें लिखा है, इट स्टेट्स दैट अ बिल इज डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो या तो ये 7 या इनमें से कोई भी एक। सो लिखा है, इम्पोज, अबॉलिशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी, प्लीज मार्क, टैक्स, रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है कोई भी टैक्स को लगाना है, हटाना है, बदलना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, रेगुलेट करना है, तो ये मनी बिल होता है। गवर्नमेंट को अगर किसी भी प्रकार का पैसा उठाना है मार्केट से तो ये मनी बिल होता है। कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड द पेमेंट ऑफ मनी एंड विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम, इस प्रकार के फंड में से अगर आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से किसी भी प्रकार का पैसा जमा और किसी भी प्रकार का निकास अगर करने की बात करते हैं तो वो भी मनी बिल में जाता है। उसके अलावा अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड आउट ऑफ द कंसोलिडेट, अगर आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो भी वो मनी बिल में जाएगा। अगर कोई भी ऐसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे किसी भी प्रकार का पैसा बढ़ाना है, घटाना है, किसी भी प्रकार का एक्सपेंडिचर करना है तो रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का मतलब है कोई भी प्रकार का पैसा अगर CFI में या किसी भी प्रकार से पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आने की कोई भी बात हो तो वो भी होता है। एनी मैटर जो इस बिल में नहीं लिखा है वगैरह, और अगर लोकसभा का स्पीकर चाहे तो ये 7 क्लॉज घर जाके फुर्सत से पढ़ना और समझना पड़ेगा। अपनी मजबूरी ये है, आज मैं बिल्स पढ़ा रहा हूँ, कूद पार्लियामेंट में गया हूँ तो इसीलिए पूरी तरह सारी बात नहीं कर सकता, पर आई प्रॉमिस कि जिस दिन पार्लियामेंट पे आऊँगा और जिस दिन ये बिल का डेट होगा
उस दिन कोई भी किसी को क्वेश्चन नहीं बच जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है। आज ये क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है ना इस बिल को किसी भी प्रकार से, तो इसीलिए थोड़ा पढ़ाने की नौबत आ गई है मुझे, और उतना ही पढ़ा रहा हूँ कि रॉकेट साइंस ना हो। इन 3 पे इस बिल को मनी बिल नहीं बुलाया जाता है। कभी फाइन लेना हो, कभी पेनल्टी लेना हो, किसी का फ़ी लेना हो, लाइसेंस का कुछ करना हो, कोई लोकल अथॉरिटी का कोई टैक्स है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कुछ है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड मेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज फाइनल, बराबर। और ये वाली बात क्यों पढ़ा रहे हो सर? ठीक है, अच्छा अभी तो बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ? 7 पॉइंट कह रहा है कि स्पीकर के हिसाब से कोई बिल को मनी बिल बोल सकता है, फिर बाद में कंडीशंस भी लगाया कि ऐसा बिल मनी बिल नहीं है। कौन सा बिल? जैसे स्पीकर का डिसीजन है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, फिर बाद में कंडीशन भी लगा रहा है कि ऐसा बिल मनी बिल नहीं हो सकता। ये सारे बिल ना, हाँ ये नहीं ये क्यों है वो समझ, तू ध्यान से देख। इम्पोजिशन ऑफ फाइन या पेनल्टी, जैसे ये सब अगर मैं रब कर दूं तो तू ध्यान से देखेगा ना तो तेरे को मस्त कुछ दिखेगा। देख, टैक्स मनी बिल होगा, फाइन या पेनल्टी मनी बिल का पार्ट नहीं होता है। क्यों? बात लगा है, कल हटा देंगे भाई। आज मेरे पे, तेरे पे, सब पे टैक्स है। टैक्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फाइन लगानी, हेलमेट का 1000 करना है, सीट बेल्ट का 5000, यार कब तक उसको मनी बिल में रखेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लंदन जाते वक्त किसी प्रकार का फाइन लग गया और $1000 भरना है, कांस्टेंट और वेरिएबल। तो इसीलिए यहां पर वर्ड्स जो है, ये देख, तो ये वो छोटा टटपुंजिया टाइप का आइटम है। एसएमसी को कोई बिल टैक्स लग गया, अरे यार अब लोकल अथॉरिटी से क्या मनी बिल से निकालेंगे? इसीलिए मैं वो फाइन, फी, ये सब बता रहा था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई एजेंसी रखनी है जिससे ये पता करना है कि इधर ब्रिज बन सकता है कि नहीं। 2 करोड़ रुपए की अगला फी चार्ज कर रहा है। नहीं पॉसिबल। ब्रिज का पैसा ले लो, वो तो CFI से ही आएगा, अदरवाइज मुश्किल है। इसलिए दैट वाज इट इज गुड। आर यू विथ मी? सर एक स्मॉल डाउट है, लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनका टेन्योर क्या होता है? एक्चुअली लोकसभा का टेन्योर, स्पीकर का जो टेन्योर होता है वो भी पढ़ाना है। पार्लियामेंट में सबसे पहला वही पढ़ाऊंगा, इसीलिए तो बता रहा हूँ 40 पेज कूद के इधर हूँ। तो इसीलिए दिमाग में क्या फ़ोटो बना है, ये लोकसभा, ये उसका स्पीकर, ये उनमें से एक को बना रखा है। क्योंकि अभी तेरे को बताया कि उसका टेन्योर का होता तो कोई क्या पूछ लेगा, ये कैसे बनता है? फिर कोई क्या पूछेगा, इसका रिमूवल का प्रोसीजर क्या है? तो फिर तो पूरा टॉपिक ही हो जाएगा, और वो कराना तो है ही बाद में। सर जो नीचे के थर्ड एक्सेप्शन के पॉइंट्स हैं, तो मतलब इसमें अमाउंट डिफाइन नहीं, बस खाली वो क्राइटेरिया डिफाइन है कि फाइन है कि पेनल्टी है, क्या है। अमाउंट तो कभी नहीं डिफाइन हो सकता है ना। अमाउंट कितना वेरिएबल है भाई, 2 करोड़ से लेकर 2 लाख करोड़ भी हो सकता है। मुद्दा उस बात का नहीं है। जर्मनी पे 1 करोड़ का फाइन लगा तो फाइन ही है, कितना अमाउंट है? आर यू विथ मी? अभी हमको क्या याद करना है पता है? 7 क्राइटेरिया है जिससे कोई चीज़ मनी बिल होता है, 3 क्राइटेरिया जिससे कोई भी चीज़ मनी बिल नहीं होता है। लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करता है। आर्टिकल 110 के तहत मनी बिल सदन में रखा जाता है। और क्योंकि मेरे को प्रेसिडेंट पे लौटना है तो इसीलिए पढ़ाना है। अब देख, इसीलिए पढ़ना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए ये रख रहे हैं, मैं पहले पीछे जाऊं। मैं इस पे था, अभी वो सारा पढ़ाना बाकी है। आ जाओ भाई। हाँ सर, मनी बिल को पास करने का प्रोसीजर क्या है? गाइस, मिनिस्टर साहब, पहली बात, कंपलसरी सिर्फ और सिर्फ एक मिनिस्टर ही इस बिल को प्रेजेंट कर सकता है। इसीलिए इस बिल को गवर्नमेंट बिल बोलते हैं। आगे पढ़ा दूंगा 10-5 दिन बाद। अगर मनी बिल पास नहीं हुआ तो सरकार गिर जाती है।
मतलब मनी बिल का इतना हाई स्टैचर है। तो एक मिनिस्टर बिल रखते हैं, बराबर, स्पीकर महोदय ही उस बिल को जज करते हैं कि वो एक मनी बिल है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज ऑलवेज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली, ऑलवेज। माई क्वेश्चन इज वाई? स्टेट का हेड है से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो एग्जीक्यूटिव का हेड है। और मिनिस्टर जो है, मैं हर बात पे आपको बोलता हूँ, मिनिस्टर किताब में लिखा होता है, अच्छी बात है, अपने को दिमाग में एग्जीक्यूटिव ही रखना है। तो क्योंकि आप एक एग्जीक्यूटिव है, आप इस बिल को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि आपने अपने वडील से पूछा। क्यों? जब ये पास हो जाएगा तो पैसा कितना निकालना, मान ले 1 लाख करोड़ है, थप्पा लास्ट में किसका लगेगा? तो इतना लंबा चौड़ा बिल पास करने के लिए फिर आपने अपने वडील से ही नहीं पूछा, लास्ट में वडील पलट गए तो ऐसे देश चलाना है। वही जो तू कह रही थी कि सर फिर ये सब लफड़ा हुआ तो इसलिए 2 चीज़ें फाइनल कर लिए। पहला, प्रेसिडेंट ने पूछी ने आओ, અને લોકસભાના સ્પીકરને પૂછી લે મની બિલ છે કે નહીં, તો કોઈ અડચણ નહીં. અને ગવર્મેન્ટ બિલ છે, તમે બધા જાણી લો, બિલ પાસ કરવું જ પડશે સિમ્પલ મેજોરિટીથી. અને નહીં થાય તો આપણે વાત કરીશું. इसमें भी सेम प्रोसीजर हो सकता है. फर्स्ट टाइटल, हाँ 1 लाख करोड़ चाहिए. दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये ग्रो हो, बात खत्म. सेकेंड रीडिंग, कमेटी स्टेज, दिस स्टेज, वो सब ओके, सब ओके. मिनिस्टर लाएंगे, गवर्नमेंट बिल है, 7 दिन का नोटिस दिया जाएगा. आप लोग देख लीजिए ये वाले बिल में, और उसके बाद सेम स्टेज, सेम प्रोसेस, सब कुछ गुजरेगा. अगर कोई मिनिस्टर बिल प्रेजेंट करा पार्लियामेंट में तो इनिशियल स्टेज ही पहले रिकमेंडेशन चाहिए प्रेजेंट की. हाँ, विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टडी of the president, the money bill cannot be presented in the Lok Sabha, and it is always presented in the Lok Sabha only. ये जो बिल प्रेजेंट होता है पहले वो उनसे रिकमेंड होता है, उसके बाद आप 4 बार भी बोलेंगे तो भी जवाब हाँ है. 3 ही लाइन में लिखा है, कोई अंग्रेजी है ही नहीं उसके अलावा. समझ पा रहे हैं? कलर कर रही है, जीवन में रंग भरो. फिर प्रोसीजर वही का वही सेम रहेगा. फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग. अपने मानते कि बिल पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी एंड द बिल कम्स टू द राज्यसभा. और अब मेरे काम का है बोर्ड पे, जो आप कह रहे थे वो आप अमेंड नहीं कर सकते, आप रिजेक्ट नहीं कर सकते. तो सर फिर हमारा क्या काम? 14 ही दिन का टाइम दे रहे हैं, उस वाले में 6 महीना दिया था. 14 दिन में अगर आप लोग पास कर देते हैं और यस कर देते हैं तो ये एक्ट बन जाएगा. सॉर्टेड. अगर आप बोलते वेट कीजिए सर 15वां दिन लगेगा, भाई बिल पास, बिल पास. सर मैं क्या बोल रहा हूं, हम लोकसभा को ये रिकमेंड करते कि इसमें से 200 रुपया एक बार घटा लीजिए. सुनना मेरी बात को. हाँ भाई लोकसभा वो कह रहे हैं 200 रुपया घटा लेने का, उसके बाद इनके पास जाने की जरूरत नहीं. इसने हाँ बोला तो पास, इसने बोला कोई जरूरत नहीं हटाने की तो पास. देश तभी चलेगा. मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, रेकमेंड किया लोकसभा को, यस देन ऑल्सो पास. पता है पढ़ने के लिए क्या, एग्जाम के लिए वापस से ये राज्यसभा में नहीं आएगा. एंड सेकेंड, लोकसभा ने बोला कोई मतलब नहीं है 200 रुपया कम करने का, गाइज तो भी पास. तो आपको खाली एक ही मौका मिलता है कुछ बोलने का. सामने वाले को अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो मान के चलो पास है, बस 14 दिन की इज्जत दे रहा हूं तो ही होगा. लिमिटेड टाइम के लिए है तो हाँ, फास्ट आ सकता है. तभी डिसीजन फास्ट आएगा, तभी मनी बिल, उसका इंपॉर्टेंस है ना. गवर्नमेंट शटडाउन देश, हर ब्रिज का खाली खंबा बना होगा स्लैब रख के होगा ही नहीं कभी. सही है. अब इसको अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा. 7 मतलब सबको 7 दिन पढ़ने के लिए देना पड़ेगा ना, कि भाई एक बिल आ रहा है आप देख लीजिएगा वगैरह वगैरह. वो फिर लक्ष्मीकांत से पढ़ा जा सकता है.
ओके जो मैं अभी बात कर रहा था प्लीज बोर्ड पे, अ मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा एंड बोर्ड पे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ओनली बाय ए मिनिस्टर। ये तीनों बातें मैंने वहां रख रखी है। ओके, आफ्टर अ मनी बिल इज पास्ड, अब जो अभी बात हुई वो गाइस, राज्यसभा की पावर रिस्ट्रिक्टेड है, मैंने यहां लिख दिया इट कैन नॉट रिजेक्ट, मैंने उधर लिखकर काट दिया था इट कैन नॉट अमेंड, तो मैं यहां पर भी रिजेक्ट काट देता हूं, अमेंड काट देता हूं और यहां लिखता हूं कि 14 डेज में उनको इधर एक्सेप्ट रिजेक्ट ये सब जो भी करना पड़ेगा। फिर ये नीचे लिखा है अगर लोकसभा एक्सेप्ट करती है तो बिल पास कहलाता है, अगर लोकसभा मॉडिफाई करती है तो मॉडिफाई करने के बाद राज्यसभा में भेजने की कोई जरूरत नहीं है, बिल पास कहलाता है। अगर लोकसभा उस बात को रिजेक्ट करती है तो भी कोई बात नहीं, बिल पास कहलाता है। ये आप अंग्रेजी में पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और फिर उसके बाद लिखा है कि ये बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है और जो मुझे पढ़ाना है। हेलो, इन दोनों के बीच का फर्क टेबल 22.4 में है। हमारा प्लेसमेंट अच्छा नहीं, एक ट्रिक है। एंड ऑब्वियसली व्हेन वी मीट नेक्स्ट, तो आप ये घर से पढ़ के आएंगे। कोई भी लाइन सेंटेंस में कहीं पर भी डाउट होगा तो मैं सॉल्व करूँ। मनी बिल की जो रिकमेंडेशन है प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ना वो पढ़ाना है प्रेसिडेंट के वीटोज, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, दिस वीटो, दैट वीटो, वो हर अलग बिल के लिए अलग है। तो पढ़ाना बहुत आसान है, पर क्या है कि एक और फाइनेंशियल बिल है ना जो अभी पढ़ाना बाकी है, तो इसीलिए प्रेसिडेंट का भी कोई बात नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली मैं उसी को पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। मिनिस्टर्स जो होते हैं वो दोनों हाउसेस के पार्ट होते हैं। जब इसने क्वेश्चन पूछा है तो मिनिस्टर्स दोनों हाउसेस के पार्ट होते हैं। सुनिए, लोकसभा राज्यसभा, उसमें ऐसा है लोकसभा की गिनती 545, राज्यसभा 250। मोदी जी यहाँ बैठते मिनिस्टर है, एस जयशंकर यहाँ बैठते मिनिस्टर है। मोदी जी कभी भी चाहे तो चल के कभी भी इस सदन में आकर बैठ सकते हैं। वाई? इज एन एग्जीक्यूटिव। एस जयशंकर कभी भी चाहे तो यहां आकर बैठ सकते हैं। क्यों? इज एग्जीक्यूटिव, सरकार है वो। एक ही चीज का ध्यान रखना होता है, इस सदन में जब बिल पास हो रहा होता है और एस जयशंकर साहब अगर यहां बैठे, वो वोट नहीं कर सकते, नहीं तो 546 की गिनती हो जाएगी। और मोदी जी अगर तो वोट नहीं कर सकते। तो इंग्लिश में क्वेश्चन बनता है दैट अ मिनिस्टर कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, बट ही और शी will only and always vote in the house that he or she is a member of। तो खाली फैंसी लगता है सुनने में, बाकी लॉजिक तो एकदम परफेक्ट ही बैठता है। पता चले स्पीकर गिन रहा है, यस, अरे 546 कैसे हो गया सर? एक्चुअली मैं ना यहाँ का नहीं था। अरे यार, कैसी कोई कार्टून नेटवर्क नहीं। हाँ, स्कूल होती तो ऐसा ही होता कि मारो बर्थडे નથી પણ છે ને આ મારો મિત્ર છે તો હું અહીંયા આવી ગયો તો ચોકલેટ લેવા માટે। તું કેમ આવી ગયો? હું જતો તો ને અહીંયાથી તો ચોકલેટ મળતા તો હું પણ અલ્લાહ। अब उसके हाथ से चॉकलेट ले भी नहीं सकते, वो आ गया बच्चा।
6th पॉइंट, इट डज नॉट रिक्वायर द सर्टिफिकेशन ऑफ द स्पीकर। ऑर्डिनरी बिल में कहाँ स्पीकर का सर्टिफिकेशन है? मनी बिल में अभी बात ही है कि 2 ही हुई है। फिर इसके बाद फाइनेंशियल बिल पे आऊंगा। फुर्सत से इंग्लिश पढ़ने की आदत डाल लो। आगे बढ़ सकता हूं? दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक जो मैच द फॉलोइंग पढ़ते हैं और एक बार में एक साइड पढ़ते हैं और एक बार में एक साइड पढ़ते हैं। अपना अपना तरीका है। मैं पढ़ाते वक्त एक साइड का एक पढ़ाया था, ऑब्वियस सी बात है। आगे बढ़ सकता हूँ गाइस? मैं फाइनेंशियल बिल टू पर जा रहा पड़ेगा ना मुझे। ओके, बोर्ड पे जैसे ये आर्टिकल 110 है, पता है कभी कभार वो 7 पॉइंट के अलावा जो पैसा निकालना है उसमें कोई और भी कारण होता है जिसकी वजह से पैसा निकालना पड़ जाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मान लेते हैं, कुछ याद नहीं है, जय शाह थोड़ा बीमार हो गया है, अमित शाह को पैसे चाहिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है। अब चक्कर ये फंस रहा है कि स्पीकर ये कह रहा है कि ये आर्टिकल 110 में नहीं है, ये ना मनी बिल प्लस कुछ और भी एस्पेक्ट है। तो ऐसे में दो टाइप के फाइनेंशियल बिल्स बने बच्चों। एक आर्टिकल 117 क्लॉज 1, इसमें मनी बिल प्लस कुछ और है, इसका इंपॉर्टेंस है। और आर्टिकल मतलब फाइनेंशियल बिल 2 आर्टिकल 17 क्लॉज 3 में मनी बिल के अलावा CFI में से कुछ निकालना है। आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? मुझे पर्सनली टू सम एक्सटेंट आपको ये इतना डिटेल्ड प्रोसीजर होता है किसी स्पीकर के लिए, ऐसे ऐसे देख देख कर ही डिसाइड करना कि आप मुझसे एग्जाम्पल पूछेंगे तो ऐसा हो सकता है कि मैं कमज़ोर पड़ूं। कि सर कोई एक अच्छा एग्जाम्पल बता ना जो आर्टिकल 17 क्लॉज 3 के तहत निकाला, मन नहीं खबर। मेरे दिमाग में मैंने क्या फ़ोटो बना रखा है, CFI प्लस कुछ मिला के आर्टिकल 17 क्लॉज 1, CFI के अलावा CFI में से ही पैसा निकाल रहा हूँ, सॉरी CFI में से मनी बिल के अलावा पैसा निकाल रहा हूँ, तो आर्टिकल 17 क्लॉज 3 सही है। अब इन दोनों में दो दो छोटे छोटे मॉडिफिकेशन है। पहले दिमाग में ये ले लेते हैं जो मैं बोल रहा था, मैं दोहराता हूँ उंगलियों पे। मनी बिल में प्रेसिडेंट, स्पीकर, मिनिस्टर, नो जॉइंट सिटिंग,
हमारे पास। सही है। तो इन दोनों में ना ये 4-5 स्टेप में से 2-1 स्टेप में फर्क है। कौन से सर? ये फाइनेंशियल, ये रहा। अबे अच्छा, ये उसी को छोटा करना पड़ेगा क्या? अच्छा, एक बात हाँ जो हमको करनी, मैं यहाँ बोर्ड पे भी बना रहा हूँ। Guys, all financial bills are not money bills, but all money bills are by default financial bills. ये यहाँ लिखा है that all money bills are financial bills, but all financial bills are, तो वो वेन डायग्राम के हिसाब से समझ सकते हैं। बराबर है? ओके, ये एक बात। ओके, क्या अलग है वो देख लेते हैं। फाइनेंशियल बिल दैट कंटेन्स नॉट, फॉर इंस्टेंस अ बिल दैट कंटेन्स बोरोइंग क्लॉज बट डज नॉट इन टू एस्पेक्ट इज सिमिलर बोथ। ओके, इन टू रिस्पेक्ट्स अ फाइनेंशियल बिल इज सिमिलर टू अ मनी बिल। सबसे पहले कॉमन देख लेते हैं। तो पता है वो 4-5 प्रोसीजर किए थे। पहला, बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा। एक मस्त बात, कभी भी याद रखना, स्पीकर की जरूरत होती है, लोकसभा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अपने फंडामेंटल्स में क्या था? प्रेसिडेंट, स्पीकर, लोकसभा, मिनिस्टर। इसमें लिखा है इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा, और दूसरा लिखा है बोथ ऑफ देम कैन बी ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। मैं क्या बोल रहा हूं? इन द फाइनेंशियल बिल्स द स्पीकर इज नॉट द सोल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ बिल इज गोइंग टू बी अ फाइनेंशियल बिल और नॉट। ट्रू और फॉल्स? ट्रू, क्योंकि यही दो मेन बात कॉमन है। सही है? सही है? ये तो लक्ष्मीकांत पे अपने खुद ही मार्क करना पड़ेगा। बराबर। इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स फाइनेंशियल बिल सेम लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑर्डिनरी, इट कैन बी रिजेक्टेड, अमेंडेड बाय द राज्यसभा, फलना ढिमका, जो भी करना है बाकी सब हो सकता है। सही है? आप अपने उसमें मार्क कर लीजिएगा। और अब जैसे फाइनेंशियल बिल 2, हम अभी फाइनेंशियल बिल 1 देख रहे थे ना, फाइनेंशियल बिल 2। इट कंटेन्स प्रोविजन इन्वॉल्विंग, जो मैंने बोला था, इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द CFI बट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द मैटर्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 110। तो मैं बोल रहा था कि मैंने लिखा था कि आर्टिकल 110 के अलावा वाले मैटर जिसमें CFI से पैसा निकालना है। सही है? इट इज ट्रीटेड ऑर्डिनरी बिल बाय द सेम लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, the only special feature of this bill is that it cannot be passed by either house of the parliament until the president has recommended to that house for the reconsideration of the bill। इसका मतलब प्रेसिडेंट उस हाउस को पहले बताते कि भाई ये मैटर आया है। जैसे मैं इसको कैसे याद रखता था, पूरा CFI प्रेसिडेंट के पास होता है। तो जो मनी बिल वाला पार्ट है उसमें तो CFI ने स्पीकर रख रखा है, और क्या बोलते कि हाँ ठीक है स्पीकर ने बोला निकालो। उसके अलावा वाला एक पार्ट है, उसमें किसी ने सर 100 रुपया चाहिए, तो बोलते कि स्पीकर, तो बोले सर स्पीकर तो कैसे बात हुई है ना अपनी,
अच्छा हाँ, ये बात भी सही है। तो प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं हाउस को? ठीक है, आई नो इट, यू गाइज कैन मूव अहेड। यही लिखा है। द ओनली स्पेशल फीचर इज दैट इट कैन नॉट बी पास्ड बाय either house of the parliament unless the president has recommended to that house to consider the bill. You with इधर घर जाके फुर्सत से नोट मेकिंग करना ही पड़ेगा, और दैट इज हाउ इट इज। समझ में आ रहा है? इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, रिकमेंडेशन ऑफ द recommendation of the president is not necessary for its introduction. इंट्रोड्यूस करते वक्त प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ज़रूरी नहीं है, पर जब वो इंट्रोड्यूस हो चुका है और बाल बीच में चल रहा है, फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग, तब प्रेसिडेंट को बात करना पड़ेगा कि ठीक है ओके, बात हुई है हमारी, 100 रुपया इसमें से निकलने को लेकर ये बिल है, आप लोग बात कर सकते हैं। तो सर स्पीकर, जब बोर्ड पे लिखा ही नहीं है तो फिर झूठ मूठ अंग्रेजी में जाने की ज़रूरत है नहीं। समझ पा रहे हैं? घर जाओ, फुर्सत से मेहनत भी करो, करना भी चाहिए, और फिर मिलेंगे कल तो सॉल्व भी होगा अगर कोई क्लेश रहा तो। और थर्ड जो बिल होता है बच्चों, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है। वो बिल तो सरकार का ही होता है, प्रेसिडेंट से सब कुछ पूछा किया जाता है, सर कर लेना ऐसा वैसा। तो अच्छा सॉरी, ऐसे जॉइंट सिटिंग ये अभी बात नहीं कर रहे, मैंने आपसे हल्के में ये बात कर रखी है। मुझे मेन क्या था, ये क्यों पढ़ा रहे हो सर? मुझे मेन ना 3 बिल पढ़ाने थे, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, और थर्ड जो अभी पढ़ाना नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, क्योंकि मैं एक बार के लिए मान के चलता हूँ कि मेरे बच्चे को आइडिया है कि हाँ ये कोई बड़ा बिल होता है। ये क्यों पढ़ा रहे हो सर ये तीनों बिल? क्योंकि ना नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ाना है कि इन तीनों बिल के पास होने के पहले प्रेसिडेंट का क्या रोल है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये तीनों बिल को ही तो लेजिस्लेचर बोलते हैं ना, तो लेजिस्लेटिव पावर्स प्रेसिडेंट के पढ़ाने के लिए पहले ये तो पता करो कि लेजिस्लेशन में होता क्या है, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि लेजिस्लेशन में क्या होता है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारे लिए कंपैरेटिवली ईजी होगा समझने के लिए, और तब क्या करेंगे, वो वीटो पढ़ा देंगे, जेब में रख लो, नहीं निकाल के दे दो, नहीं ये कर दो वो कर दो, तो अपना काम आसान हो जाएगा कंपैरेटिवली। फेयर? थैंक यू।